हेलो फ्रेंड्स। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल अभी एस्ट्रोलॉजी में। आज मैं राहु से संबंधित तथ्यों को लेकर उपस्थित हुआ हूँ। आज इस टॉपिक में हम बात करेंगे कि राहु किन अवस्थाओं में बैठकर, यानी चर राशि में बैठकर, स्थिर राशि में बैठकर या द्विस्वाभाविक राशि में बैठकर, अथवा जिस राशि में बैठा है उस राशि के राशिपति के साथ संबंध बनाकर, साथ ही कुंडली के कुछ विशेष भावों से संबंध बनाकर किस प्रकार राजयोग कारक बन जाते हैं या व्यक्ति को बहुत सारी धन संपत्ति प्रदान करने वाले बन जाते हैं। आप लोग जानते ही हैं कि राहु को एक छाया ग्रह की श्रेणी में रखा गया है। इसे शनिवत भी कहा गया है। अतः यह भी शनि के समान एक पाप ग्रह है, विच्छेदात्मक ग्रह है। इसे क्रूर ग्रह की संज्ञा भी प्राप्त है। ये शनि समान ही फल देते हैं, लेकिन दोनों में एक भिन्नता भी देखने को मिलती है। शनिदेव आपको कोई भी रिजल्ट देंगे तो वो धीरे धीरे देंगे, अकस्मात नहीं देंगे। शनिदेव कोई भी रिजल्ट देते हैं तो वो एक लंबी कड़ी होती है, लेकिन राहु आकस्मिकता के देवता है। आपके जीवन में कुछ भी अच्छा या बुरा अचानक ही घटित होता है, यानी आपको कोई संभावना नहीं है कि आपके पास धन दौलत आएगी। अचानक से आपके पास धन दौलत आ जाती है और आप बहुत अमीर हैं। आप कहते हैं दूर दूर तक कोई मेरा नुकसान नहीं कर सकता, लेकिन अचानक आप गरीब हो जाते हैं। तो शनिवत होने के बावजूद राहु और शनि में यह भिन्नता देखने को मिलती है। अब बात करते हैं कि राहु देव अचानक से धन किस कंडीशन में दिलवाते हैं। तो आप अपनी कुंडली में देखिए कि आपकी कुंडली का दूसरा, पांचवा, नौवां और 11वां भाव, क्या इन भाव से राहु संबंध बना रहा है, इन भाव में बैठा है या दृष्टि दे रहा है। इन भाव के स्वामी अच्छी पोजीशन में हैं। यदि राहु दूसरे, पांचवें, नौवें और 11वें भाव से संबंध बनाता है और इन भावों के स्वामी अच्छी पोजीशन में होते हैं तो आकस्मिक धन मिलता है। धन कहाँ से मिलता है? मान लीजिए आपने शेयर बाजार में पैसा लगा रखा है, वहाँ से मिलेगा। आपने लॉटरी लगा रखी है, वहाँ से मिलेगा। आपकी पैतृक संपत्ति बहुत दिनों से फंसी पड़ी है, अचानक उसका फैसला हो के आपको वहाँ से पैसा मिल जाएगा। तो राहुदेव अचानक धन इस कंडीशन में दिलाते हैं। अब कुंडली में देखें तो राहु देव और केतु देव, इनका बहुत महत्व होता है, क्योंकि ये जहां बैठते हैं वहां से 5वीं, 7वीं और 9वीं दृष्टि रखते हैं। अब चूंकि केतु और राहु 180 डिग्री एंगल पे बैठे होते हैं, एक दूसरे के आमने सामने। अगर मान लीजिए राहु लगन में बैठा है तो केतु सप्तम में बैठा होगा। तो राहु की 5वीं, 7वीं दृष्टि है वो कहाँ पे जाएगी, आप खुद ही देख लीजिए। 5वीं दृष्टि 5वें भाव पे, 7वीं दृष्टि 9वें भाव और 9वीं दृष्टि 9वें भाव पे। केतु के केस में भी यही है कि 5वीं दृष्टि आपकी 11वें भाव में, 9वीं दृष्टि आपके तीसरे भाव पे जाएगी। तो ये एक तरीके से कुंडली को पूरा बांध लेते हैं। मतलब कि सारे के सारे ग्रह ऑलमोस्ट इन्हीं दोनों ग्रहों के बीच में देखने को मिलते हैं। मैक्सिमम ग्रह आपको आपकी कुंडली के इन्हीं दोनों ग्रहों के बीच में देखने को मिलेंगे। इससे क्या होता है? इससे इनका प्रभाव आपकी कुंडली पर काफी ज्यादा होता है। क्योंकि ये छाया ग्रह हैं, हमें ये भी ध्यान रखना है कि प्रभाव तो हुआ, लेकिन ये छाया ग्रह है। अतः जब राहु सूर्य चंद्र के साथ बैठते हैं तो ग्रहण योग बना देते हैं। मंगल के साथ बैठेंगे तो आपको पता ही है अंगारक योग बनता है। गुरु के साथ चांडाल योग का निर्माण करते हैं।
बुध के साथ जड़ और शुक्र के साथ लंपट योग का निर्माण करते हैं। और शनि के साथ अगर ये युति बना के बैठे हैं तो ये श्रापित योग होता है। लेकिन आपको ये भी देखना है कि गुरु आदि शुभ ग्रह के साथ जब ये युति बनाते हैं तो धनदायक भी होते हैं। शुभ ग्रह कौन कौन से हैं? गुरु, शुक्र, बुध। इनके साथ युति बनाएंगे तो ये धनदायक भी होते हैं। शुक्र राहु की युति धनवान बनाती है। शुक्र राहु की युति को व्यक्ति को धनवान बनाती है, लेकिन चरित्र को आपके बिगाड़ देती है। यानी आप नशे लपेट में लगेंगे, आप अपोजिट सेक्स के प्रति ज़्यादा अट्रैक्टेड रहेंगे, आप लोगों को धोखा देने, कपटबाजी में ज़्यादा इन्वॉल्व होंगे। ये दिखेगा शुक्र राहु की युति में, लेकिन आपको धन बहुत मिलेगा। गुरु के साथ युति हो तो जब गुरु की या राहु की महादशा या अंतर्दशा चलेगी तो ये दशा सर्वोत्तम फल देने वाली होगी। अब आप लोग अपनी कुंडली देखिए। ये अगला सूत्र मैं बताने जा रहा हूं कि आपकी कुंडली में यदि राहु किसी शुभ ग्रह की राशि में हो, शुभ ग्रह आपको मैंने बताया ही, गुरु, बुध, शुक्र, ये शुभ ग्रह है। तो अगर शुभ ग्रह की राशि में हो तो ये उस राशि के राशिपति के प्रभाव को बढ़ा देते हैं। यानी जिस भाव में बैठे हैं उस भाव को तो बढ़ाएंगे ही, लेकिन उस भाव का राशिपति जिस भी भाव में होगा तो उस राशिपति का जब प्रभाव बढ़ाएंगे तो उस भाव का फल भी बढ़ जाएगा जहां वो राशिपति बैठे हुए हैं। जैसे मान लीजिए कि किसी केंद्र स्थान में या त्रिकोण स्थान में गुरु, चंद्र और राहु ये तीनों ग्रह साथ बैठे हुए हैं। अब आप देखेंगे, ध्यान से देखिए कि गुरु राहु साथ हैं तो चंडाल योग का निर्माण हो रहा है, राहु चंद्र हैं तो ग्रहण योग का निर्माण हो रहा है, लेकिन गुरु और चंद्र बैठे हैं तो गज केसरी योग का भी निर्माण हो रहा है। तो यहां आपको तीन तीन योग देखने को मिले। तो अब राहु यहां क्या करेगा? गुरु और चंद्रमा से बनने वाले गज केसरी योग के प्रभाव को बढ़ा देगा। हालांकि यहाँ पे दो दुर्योग भी बन रहे हैं, लेकिन जो गज केसरी योग है उसके प्रभाव को यहाँ पे बढ़ा देगा, क्योंकि गुरु एक शुभ ग्रह है, चंद्र गुरु गज केसरी योग बनाते हैं, तो राहु जिस भाव में बैठता है उस भाव के फल को बढ़ा देता है। जिस ग्रहों के साथ युति करता है उस ग्रहों के फल को बढ़ा देता है। तो वो यहाँ पर गज केसरी योग के प्रभाव को बढ़ा देगा। साथ ही अपने स्वभाव के अकॉर्डिंग और गुरु के साथ बैठने के कारण चंडाल योग का निर्माण कर कुछ खराब फल भी अपनी दशा अंतर्दशा में जरूर देगा। तो ऐसा नहीं है कि गुरु और चंद्र के साथ बैठ गया तो वो गज केसरी योग बेकार हो गया, बल्कि गज केसरी योग जो है उसमें उसका प्रभाव बढ़ जाएगा, वो और ज़्यादा अच्छे फल देने लायक हो जाएगा। साथ में गुरु, चंद्र और राहु की युति के कारण कुछ मानसिक परेशानी, गुस्सा, ये सारी चीज़ें आपको देखने को साथ में जरूर मिलेगी। अब अगले सूत्र की बात करते हैं कि राहु द्विस्वाभाविक, चर और स्थिर राशि में अगर बैठा हो तो कैसा फल देगा। अब द्विस्वाभाविक राशि कौन सी होती है? मिथुन, कन्या, धनु और मीन। यदि राहु मिथुन, कन्या, धनु या मीन राशि में बैठे हों और इनमें से जिस भी राशि में बैठे हों उस राशि के राशिपति केंद्र में यानी 1, 4, 7, 10 या 5, 9 त्रिकोण में बैठे हों तो ये राजयोग बन जाएगा और राहु अपनी दशा में सर्वोत्तम फल देगा। यानी आपको देखना है कि
जो द्विस्वाभाविक राशि मिथुन, कन्या, धनु और मीन, इनमें से किसी भी एक राशि में अगर राहु बैठा है आपकी कुंडली में, तो उस राशि के राशिपति अगर केंद्र में या त्रिकोण में अच्छे होकर बैठे हुए हैं, बली होकर बैठे हुए हैं, तो वहाँ राजयोग का निर्माण होगा और राहु अपनी दशा में, चाहे वो महादशा हो या अंतर्दशा, सर्वोत्तम फल देने वाले बन जाएंगे। इसी प्रकार अगर द्विस्वाभाविक राशि के अंदर की ही बात कर रहा हूँ कि इन राशि के स्वामी 6, 8, 12 में बैठ जाएं, तो राहु की दशा में परेशानियां ज़्यादा देखने को मिलेगी, प्रॉफिट कम, लॉस ज़्यादा। वहीं चर राशि की बात करें, चर राशि कौन सी है? मेष, कर्क, तुला और मकर। या स्थिर राशि कौन सी है? वृषभ, सिंह, वृश्चिक, कुंभ। तो राहु देव चर या स्थिर राशि में बैठे हों, जो मैंने 8 मेष, कर्क, तुला, मकर, वृष, सिंह, वृश्चिक, कुंभ, इनमें से किसी भी राशि में बैठे हों और उस राशि के राशिपति केंद्र में या त्रिकोण में बैठे हों, तो राज योग यहाँ भी मिलेगा। और यहाँ एक अच्छी कंडीशन बनती है कि अगर इन राशि के राशिपति अगर 6, 8, 12 में भी बैठे हों, तो भी राहु अपनी दशा अंतर्दशा में लाभ जरूर देगा। थोड़ी मानसिक परेशानी देगा, थोड़े स्ट्रगल को बढ़ाएगा, लेकिन यहाँ 6, 8, 12 में राशिपति बैठे हों तो भी आपको लाभ मिलेगा। अब बात करते हैं कि राहु की महादशा या अंतर्दशा आती है, तो देखिए राहु भ्रमित तो करता है, भ्रम का ग्रह है, भ्रम फैला देगा, चिड़चिड़ापन देगा, आपको किसी की बात अच्छी नहीं लगेगी, अब चिड़चिड़े स्वभाव के हो जाएंगे, गुस्सा तो मिनट मिनट पे आएगा, मानसिक अशांति देगा। क्यों देगा? क्योंकि ये सब राहु के स्वभाव हैं, चाहे राहु अच्छा है चाहे खराब है, ये चीजें आपको देखने को मिलेगी ही मिलेगी। लेकिन इसके साथ ही जो मैंने इससे पहले जो जितने भी सूत्र बताए हैं, अगर वो सूत्र लागू हो रहे हैं, तो वो अपनी दशा अंतर्दशा में धनदायक, राजयोग कारक बन जाएगा। यानी अपने स्वभाव के अकॉर्डिंग आपको जो उसने खराब फल देने वो देगा ही देगा, लेकिन धनदायक, राजयोग कारक, नौकरी में प्रमोशन, आपके बिगड़े कामों को बनाने वाला राहु बन जाएगा। राहु जिस भी ग्रह की राशि में बैठा हो उसी अनुसार फल देगा। जैसे शुभ ग्रह की राशि में शुभ फलदायक और पाप ग्रह की राशि में पाप फलदायक। ये अगला सूत्र है कि राहु देव जिस भी राशि में बैठते हैं उस अनुसार फल देते हैं। शुभ ग्रह की राशि में अगर आपकी कुंडली में बैठ गए तो वो शुभ फल देंगे, और पाप ग्रह की राशि में बैठ गए तो वो पाप फलदायक बनकर पाप फल देंगे। जिस भाव में बैठा है उस भाव को प्रभावित करेंगे, साथ ही उस भाव में जो राशि है उस भाव के राशिपति को भी प्रभावित करेंगे। इसको हम एग्जाम्पल से समझते हैं। देखिए, जैसे मान लीजिए कि धनु लगन की कुंडली है, धनु लगन पहले भाव में 9 नंबर लिखा हुआ है, यहाँ शनिदेव विराजमान है, ठीक है। अब धनु लगन में तीसरा भाव में राहु देव को बिठा देते हैं, राहु देव तीसरे भाव में बैठ गए। धनु लगन में दूसरा भाव और तीसरा भाव शनिदेव का है, 10, 11 नंबर मकर और कुंभ राशि आती है। धनु लगन के अंदर शनिदेव क्या होते हैं? अकारक, मारक ग्रह हैं। तो राहु देव कहाँ बैठ गए? तीसरे भाव में जाकर मारक अवस्था में। ऊपर से वो क्या है? पाप फलदायी। शनिदेव क्या है? पापी ग्रह। कहाँ बैठे हैं? लगन के अंदर। राहु देव तीसरे भाव में बैठेंगे तो क्या होगा? पापी हो गए। पापी तो पहले ही थे, साथ में शनिदेव के कारक होने के कारण वो अकारक प्रभाव में आ गए। अब अकारक प्रभाव में आकर उन्होंने क्या किया? शनिदेव के बल को भी बढ़ा दिया, यानी शनिदेव के जो पाप प्रभाव हैं
उस पाप प्रभाव को भी वो बढ़ा देंगे। इसका रिजल्ट क्या मिलेगा कि जो तीसरे भाव के अंदर राहु देव बैठे हैं और लगन में जो शनि देव बैठे हैं, ये दोनों जातक को पाप प्रभाव में बांध देंगे। अब यहां से हम इनके प्रभाव को देखते हैं कि देखिए, राहु देव जब तीसरे भाव में बैठे हुए हैं तो शनि देव की तीसरी दृष्टि भी, पाप प्रभाव की दृष्टि तीसरे भाव पे जाएगी। हालांकि अपने घर पे ही जा रही है, फिर भी विच्छेदात्मक हुई। इस जातक के भाई बहन नहीं होंगे, छोटे भाई बहन नहीं होंगे। अगर हुए भी तो उनसे इनकी बनेगी नहीं और उनके भाग्य को भी ग्रहण लगेगा। राहु देव की पांचवी दृष्टि सातवें भाव पे और शनि देव की, राहु देव की पांचवी दृष्टि सातवें भाव पे और शनि देव की सातवीं दृष्टि लगन से सातवें भाव पे जाएगी। यहाँ क्या होगा, दाम्पत्य जीवन में उछाल आएगा। दाम्पत्य जीवन में लड़ाई झगड़ा, यहाँ तक कि तलाक तक की नौबत आ जाएगी। तो राहु देव यही करते हैं कि अगर किसी शुभ ग्रह के राशि में बैठे हैं तो उस शुभ ग्रह के प्रभाव को बढ़ा देंगे, और पाप ग्रह की राशि में बैठे हैं तो उस पाप ग्रह के प्रभाव को बढ़ा देंगे। जैसे शनि देव के अकारक राशि में बैठकर उन्होंने शनि देव के प्रभाव को भी और नेगेटिव कर दिया और जातक का दाम्पत्य जीवन खराब हो गया। तो यहाँ बैठे राहु ऐसा फल प्रदान करता है। अब एक आखिरी सूत्र मैं बताता हूँ कि आप वर्ण से भी देख सकते हैं। राहु को एक छाया ग्रह बताया गया है और क्षुद्र ग्रह की श्रेणी में इसको देखा जाता है। तो यदि आपका वर्ण शूद्र या वैश्य हुआ तब तो राहु अपनी दशा अंतरदशा में आपको सर्वोत्तम फल देगा ही देगा। लेकिन अब ब्राह्मण और क्षत्रिय हुए तो आपको राहु मिले जुले फल देगा, बल्कि आपको दिक्कतें थोड़ी ज़्यादा आएंगी और सुख थोड़ा कम मिलेगा। तो ये वर्ण से भी आप समझ सकते हैं। ये रूल ज़्यादा एप्लीकेबल नहीं है, ऐसा नहीं है कि हर कुंडली में आपको सटीक मिलेगा, लेकिन शूद्र और वैश्य वर्ण के ऊपर राहु के प्रभाव को देखा गया है। ब्राह्मण और क्षत्रिय में इतना नहीं देखा गया कि हाँ उनको खराब फल ही राहु प्रदान करेगा, लेकिन शूद्र वर्ण और वैश्य वर्ण में देखा गया है कि अगर आप शूद्र वर्ण या वैश्य वर्ण के हैं तो राहु आपको कहीं ना कहीं अच्छे फल देने के लिए मजबूर हो जाता है। तो ये राहु से जुड़ी मैंने कुछ बातों को आपके साथ साझा किया कि आप अपने राहु को समझिए, देखिए। यदि आपकी महादशा में आपको या अंतरदशा में आपको अच्छे फल नहीं मिल रहे हैं तो किस कारण से नहीं मिल रहे हैं, और अगर आपको अच्छे फल मिल रहे हैं या आपकी दशा आने वाली है तो आप देखिए जो मैंने सूत्र बनाए वो सूत्र लागू हो रहे हैं तो आपकी वो दशा अच्छी जाने की पूरी संभावना रहेगी। तो आज के लिए इतना ही। यदि आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी दूसरे टॉपिक के साथ। धन्यवाद।